बेटे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1, सॉरी 1 लिख रखा है इसमें, 1 नहीं है, ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है और मैट्रिसेस क्लास 5th है ये और 3.3। ओके, तो इसमें हम लास्ट के कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं उन पे देखेंगे, उनके केसेस के बारे में सीखेंगे और फिर हम एलिमेंट्री ऑपरेशन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको क्वेश्चन करवाए थे बेटा, इन क्वेश्चन 11 क्वेश्चन एक बार देखिए, अपनी बुक है आपके पास कि नहीं है? बुक है, बुक है। तो 11 क्वेश्चन के अंदर जो कंडीशन गिवन है उसमें क्या क्या दिया हुआ है? सिमेट्रिक और एस्क्यूसिमेट्रिक के बारे में बोला है या नहीं बोला गया? बोला गया। बोला गया। देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। हाँ जी। अब मैं यहाँ 2-3 चीजें पढ़ाऊंगा, हालांकि क्वेश्चन आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ कुछ केस बनते हैं। इस क्वेश्चन से मतलब इस क्वेश्चन को हम मैक्सिमम टाइम पेपर में देख चुके हैं, पर मैक्सिमम टाइम आने के बाद भी ना इसके अंदर मॉडिफिकेशन होती है थोड़ी थोड़ी। तो मॉडिफिकेशन क्या क्या करते हैं वो देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता है, रिकॉल कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट, कि ए और बी अगर सिमेट्रिक है, क्या गिवन है? ए और बी क्या है हमारे पास? सिमेट्रिक है। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा था कि कोई मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक होती है तो उसका ट्रांसपोज क्या होता है? सेम ही होता है, हाँ या ना? तो केस नंबर फर्स्ट में लिख रहा हूँ, केस नंबर क्या लिख रहा हूँ? फर्स्ट। केस फर्स्ट के अंदर आपके पास पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो केस फर्स्ट का ही है, तो समान को चलिए क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट केस फर्स्ट का है, जिसमें ए और बी दोनों क्या है? सिमेट्रिक है। क्या है? दोनों क्या है? सिमेट्रिक। यही कहा गया ना क्वेश्चन के अंदर। देखो अगर वो सिमेट्रिक बोलता है, क्या कहता है? सिमेट्रिक बोलता है इसको करने को, तो हम क्या करेंगे? जो हमारे पास पार्ट, ये जो गिवन पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या मान लेंगे? हम इस पार्ट को P मान लेते हैं। लेट किया मैंने कि P इज इक्वल टू, जरूरी नहीं कुछ भी मान सकते हो आप, ए बी माइनस बी ए। ठीक, ओके। अब मुझे क्या करना है बेटा? मुझे चेक करना है कि ये कंडीशन क्या बनेगी अगर ए और बी सिमेट्रिक है। केस फर्स्ट था, और इस केस फर्स्ट में क्या करो आप? ऐसे भी मत करो, ऐसे कर लो। हमने क्या किया, केस फर्स्ट में फॉर्म करते हैं डायरेक्ट। हमने लेट किया कि P इज इक्वल टू ए बी माइनस बी, ए बी माइनस बी है। अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ, किसका? P का अगर मैं ट्रांसपोज करूंगा बेटा, तो इस पूरे का भी ट्रांसपोज होगा। अब मुझे पहले बताओ कि ट्रांसपोज मैंने क्यों किया, बताइए। पता चले नेचर क्या है। एग्जैक्टली, यहाँ पर ए बी ट्रांसमेट्रिक दे रखा है, ये बात की बात है, पर हमारे पास जो यहाँ फॉर्म दे रखी है वो सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, जीरो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी। तो हमें किसी भी फॉर्म के बारे में जानने के लिए क्या करना पड़ता है? ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तभी ना पता चलेगा कि वो सिमेट्रिक है या इसकी सिमेट्रिक है या जीरो मैट्रिक है, जो भी है। तो कभी भी हमें किसी फॉर्म के बारे में जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर उसका नेचर सिमेट्रिक, इसकी सिमेट्रिक है, तो उसको ट्रांसपोज करके ही हम चेक कर सकते हैं। ठीक, अब अगर मैं ए बी का ट्रांसपोज करता हूं, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? अगर ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा? बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। ओके और नॉट? अब ये तो होगी मेन बात, मतलब ध्यान रखना क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन होती है, और क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन में क्या किया जाता है? यहीं से क्वेश्चन चेंज किए जाते हैं। तो फर्स्ट आपके पार्ट के आगे पास क्या आ गया? पहला पार्ट ये आ गया आपके पास कि जी पी का ट्रांसपोज किया और मुझे ये वैल्यू मिल गई। क्या मिल गई? वाली वैल्यू मिल गई। इतनी बात क्लियर है, हाँ या ना? गुड। अब केस फर्स्ट की बात है, इसकी केस फर्स्ट की। तो केस फर्स्ट में क्या बोला हमने कि ए और बी दोनों क्या है? सिमेट्रिक है। क्या है? ए बी सिमेट्रिक है और बी भी क्या है? सिमेट्रिक।
और सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, किसका ट्रांसपोज किया जाए वो सेम आ जाए, यही होता है ना, हाँ या ना। अगर मैं इस वाले पार्ट के अंदर रिप्लेस करूं तो क्या होगा, बी ए माइनस ए बी होगा, यस और नो। अगर ये होगा तो यहाँ से मैं माइनस कॉमन निकाल लूंगा तो क्या होगा, ए बी माइनस बी होगा बेटा। अब आपको क्या लग रहा है, ये वापस माइनस का पी नहीं हो गया? तो इससे क्या पता चला, ये कंडीशन क्या है, इसकी सिमेट्रिक है। ध्यान रखना, एग्जाम में बड़ा चालू है, वो क्या करेगा, आपको अलग अलग कंडीशन से कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। जैसे मान लीजिए सेम क्वेश्चन, अब मैं केस 2 की बात करता हूँ। उसने कहा ए क्या है, सिमेट्रिक, और बी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक, सॉरी इसे ए लिखेंगे, बी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ऐसा होगा तो हमारा जो पीटी होगा यानी पी का ट्रांसपोज, उसे हम क्या लिखेंगे भाई बताओ, बी की जगह क्या होगा, माइनस बी, यहाँ क्या होगा ए, यहाँ ए माइनस बी, तो फाइनली क्या मिला, माइनस बी ए प्लस ए बी। आपके पास जो फॉर्म आई वो क्या हो गई, ए बी माइनस बी ए, तो यही तो आपका क्या था, पी था ना। अगर अब एक बात यहाँ से समझ में हमें क्या आई कि अगर दोनों के दोनों सिमेट्रिक हो तो रिजल्ट क्या आया, सिमेट्रिक। पर अगर इनमें से एक कोई सिमेट्रिक हो जाए, क्या हो जाए, इनमें से एक सिमेट्रिक और एक इसकी सिमेट्रिक हो जाए तो क्या होगा, सिमेट्रिक हो जाए। अब केस नंबर 3 कि दोनों के दोनों क्या हो, स्क्यू सिमेट्रिक। केस नंबर 3 दोनों के दोनों क्या हो, स्क्यू सिमेट्रिक, तब क्या होगा, पीटी की वैल्यू क्या होगी, माइनस ए माइनस ए और माइनस बी, ठीक ना बेटा, ये बी ए माइनस ए बी आ गया, और यहाँ से क्या हुआ, माइनस कॉमन निकालोगे तो ए बी माइनस बी होगा, तो फाइनली क्या हो गया, माइनस बी। आपके पास जो ये कंडीशन आई वो क्या आई, अब सेम क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है, पर उनके जो केसेस थे वो मॉडिफाई कर दिए गए थे, क्या कर दिए गए, केसेस मॉडिफाई कर दिए। तो यहाँ से हमें समझ में आया पहले वाला क्या बना, वो स्क्यू सिमेट्रिक, दूसरा वाला क्या बना, सिमेट्रिक, और तीसरा वाला क्या बना, स्क्यू सिमेट्रिक। अब हमें यहाँ से एक चीज पता चलेगी, क्या पता चली, कि अगर यही क्वेश्चन है, क्या है, यही क्वेश्चन है, तो इसमें दोनों के दोनों एक सेकंड, तो यहां से एक बात समझ में आ गई कि केस फर्स्ट और केस 3 यानी दोनों अगर सिमेट्रिक हुए या दोनों स्क्यू सिमेट्रिक हुए तो रिजल्ट क्या आ रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक। और अगर एक सिमेट्रिक हुआ दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक हुआ तो रिजल्ट क्या आएगा, सिमेट्रिक। इस केस पे एग्जामिनर क्या करता है कि इन तीनों केसेस को वो किस फॉर्म में पूछ लेता है, देखो 4 बन रहे हैं, 3 नहीं 4 बन रहे हैं, पर चौथे का कोई सेंस नहीं है। अगर वो इस पार्ट को, सेकंड वाले पार्ट को, ए को स्क्यू सिमेट्रिक कर दे और बी को क्या कर दे, सिमेट्रिक, तो दोनों क्या एक तरह से सेम ही हुआ ना, ये भी हुआ ना बेटा। अरे भाई ए और बी करेगा तो क्या फर्क पड़ेगा, दोनों प्रोडक्ट में कोई एक ही इफेक्ट करेगा ना, तो ये कराऊं नहीं, वेरी गुड। अभी आपके लिए यहाँ से एक होमवर्क क्या है,
इन तीनों केसों पे आपको सॉल्व करना है। और क्वेश्चन में जो ये p हमने माना था वो आपके लिए नया p बनेगा। क्या होगा? ab प्लस बी ए। क्या है? ab प्लस बी ए आपके लिए क्वेश्चन। ये आप घर से ट्राई करेंगे, मतलब ये होमवर्क है आपका। ठीक, बढ़े आगे। हाँ जी। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है। हाँ जी। ठीक, अब इसमें क्या करना है आपने? a प्लस ए ट्रांसपोज आई के इक्वल का। भाई हमारे पास क्या गिवन है? ये तो गिवन है हाँ जी। cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और cos अल्फा, ये है। हाँ जी। एक ट्रांसपोज क्या है बेटा? cos अल्फा कौन से? माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और cos अल्फा। ठीक, हाँ जी। अब उसने क्या कहा बेटा क्वेश्चन में? a प्लस ए का ट्रांसपोज आई, मतलब क्या है बेटा आपके पास? cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा cos प्लस cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा इक्वल टू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आप कर रहे हो तो क्या मिल रहा है आपके पास? cos अल्फा 0 0 2 cos अल्फा, ठीक है बेटा। हाँ जी। अब आप ध्यान दोगे, क्या 2 cos अल्फा किसके इक्वल हो गया? 1 के। 1। और cos अल्फा किसके इक्वल हो गया? 1/2 के। अब ये बताओ हाँ जी। cos कब 1/2 होता है? cos थीटा कब 1/2 होता है? 60 हाँ जी, डिग्री। 60 को क्या बोलते हो? 5/2। 5/3। वेरी गुड, तो क्लियर हो गई बात। हाँ जी। अब ये बताओ कि आपके स्कूल में चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, हाँ जी। कहाँ तक पढ़ा दिए इस चैप्टर में? चौथी एक्सरसाइज करवाई कि नहीं करवाई है? एलिमेंट्री ऑपरेशन की भी थ्योरी लिखवाई थी। अभी कराई नहीं है? नहीं, 4th वाली एक्सरसाइज अभी कराई नहीं। स्किप कर दी है, मतलब अगले आगे एक्सरसाइज बढ़ गए हैं या चौथी करवाएंगे आपको? मतलब करवाएंगे? करवाएंगे, अभी सिर्फ समझाया था कि उसे एलिमेंट्री ऑपरेशन कैसे करना है। अब बेटा मैं आपको ना जो बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा ध्यान सुनना। ये चौथी जो एक्सरसाइज है ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज है। ठीक, अब कॉम्प्लिकेटेड का सेंस क्या है कि ये दो तरीके, कई टीचर अलग तरीके से कराते हैं और कई टीचर अलग तरीके से कराते हैं। ठीक है, मैं ना आपको एक पैटर्न सिखाऊंगा। मैंने बोला कि मैं क्वेश्चन को फेवर नहीं करता, मैं कभी क्वेश्चन को फेवर नहीं करता। मैं किसको फेवर करता हूँ? पैटर्न को फेवर करता हूँ। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके टीचर कराएंगे वो 2 स्टेप में खत्म हो जाएंगे, पर क्वेश्चन उसमें ऐसे भी होंगे जो 2 नहीं 6 या 7 स्टेप भी लेंगे तब भी सॉल्व नहीं हो पाएंगे। ठीक है, मैं आपको एक फिक्स पैटर्न कराऊंगा जिसके अंदर 4 स्टेप लगेंगे 2x2 मैट्रिक्स के लिए और 6 स्टेप लगेंगे किसके लिए? 3x3 के लिए, ना ही कम और ना ही ज्यादा। जब ये आप सीख जाओगी तो उसको इजी तरीके से दूसरे पैटर्न से फिर उसको मैं सिखाऊंगा। मैंने कहा डायरेक्ट मैं टिपिकल कॉन्सेप्ट पे नहीं जा रहा, मैं एक फिक्स पैटर्न से आपका शुरुआत करूंगा और फिर उसको सिंपल तरीके से भी सिखाऊंगा। ओके, पहले फिक्स पैटर्न से, फिर उसके अंदर हम जब हमारा दिमाग चलने लगेगा कि हाँ भी ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों ऐसे हो रहा है, क्या लॉजिक है, तो उसके बाद मैं आपको उसे सिंपल तरीके से भी सिखाऊंगा। ठीक है ना? हाँ जी। चलिए, तो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ आज एलिमेंट्री ऑपरेशन। मैंने कहा था इनवर्स, इनवर्स के लिए इनवर्स को सॉल्व करने के कितने मेथड बताए थे मैंने? 3। 3। एक तो इक्वेशन मेथड था,
है ना। हाँ जी, दूसरा क्या था, डिस्क्रिमिनेंट। एलिमेंट्री ऑपरेशन, और एलिमेंट्री में भी दो केस है, एक रो और एक कॉलम। और मैंने क्या बताया था, सीबीएसई इस एक सेकेंड, सीबीएसई क्या करती है, इसको प्रेफरेंस देती है, इससे नहीं करके आना आपको, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, पर आप रो से ही करके आएंगे, ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में मैंने बोला कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, अभी सीख लो, रो भी सीख लो, कॉलम भी, कोई दिक्कत नहीं। और तीसरा क्या है, मैट्रिक्स मेथड। ओके, हाँ जी, इसके अंदर हम इनवर्स के बारे में बात करेंगे। अब हमने ये वाला मेथड कर लिया है, इक्वेशन वाला आता है आपको, हाँ जी, आता है। अब हम एलिमेंट्री ऑपरेशन सीखने जा रहे हैं, और एलिमेंट्री ऑपरेशन हर बार पेपर में आता है, ध्यान रखना, पर लास्ट 2 साल से ऐसा नहीं हुआ, उससे पहले जो सिलेबस हुआ करता था, जो एग्जाम पैटर्न हुआ करता था, उस पैटर्न के हिसाब से एक क्वेश्चन पक्का यहाँ से आता ही आता था, तो कहने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब हम सीखेंगे कि इसमें करना क्या है सर, इसमें लॉजिक क्या है, पैटर्न क्या है, और एलिमेंट्री ऑपरेशन करते कैसे। उससे पहले मैं कुछ प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करूंगा। तो लास्ट में मैंने आइडेंटिटी और इनवर्स की प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई थी, हाँ या ना, हाँ जी, पढ़ाई है आइडेंटिटी और इनवर्स की प्रॉपर्टी, पक्का। हाँ जी, मैं फिर से बता रहा हूँ कि आपके टीचर इसी पार्ट को दूसरे तरीके से भी करवा सकते हैं, पर मैं अभी पैटर्न से करवाऊंगा, डायरेक्ट तरीका नहीं सिखाऊंगा, और जब पैटर्न क्लियर हो जाएगा तो डायरेक्ट तरीका भी सिखा दूंगा। पहले तो मुझे ये बताओ, आपने ये पढ़ा है ए इनवर्स, ए आइडेंटिटी, ये याद है आपको, हाँ या ना। हाँ जी, दूसरा, अब अगर मैं ए को आई के साथ और आई को ए के साथ करूं तो किसके इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल हो जाएगा, यस और नो, हाँ जी, हो जाएगा, गुड। यस, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, क्या लेते हैं, मैट्रिक्स ले लेते हैं, या आपके पास कोई मैट्रिक्स है एग्जाम्पल के तौर पर, पर इसको बाद में डिस्कस करते हैं, पहले सिंपल समझते हैं। अगर बेटा मैं ए इक्वल टू आई ए लेता हूँ, क्या लेता हूँ, ए आई, और दोनों साइड ए इनवर्स से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो बेटा जी ये बताओ ये क्या बनेगा, आई बनेगा ना, हाँ जी, और ये पार्ट क्या बनेगा, ए इनवर्स बनेगा। हाँ तो जी, यहां से एक प्रोसेस डेवलप हुआ, क्या हुआ, एक प्रोसेस डेवलप हुआ कि जो ये ए था ये कन्वर्ट होकर क्या बन गया, आई बन गया, क्या बन गया, ई कन्वर्ट होकर आई बन गया, आई, और जो ये आई था ये कन्वर्ट होकर क्या बन गया, ए ए इनवर्स, इनवर्स बन गया, ए कन्वर्ट होकर क्या बन गया, आई, और आई कन्वर्ट होकर क्या बन गया, ए। ए इनवर्स, तो ये हमारा मेन पैटर्न, ये ध्यान रखना, ये जो पैटर्न है ये रो के लिए यूज होगा, किसके लिए, रो ऑपरेशन के लिए, ठीक है, रो ऑपरेशन के लिए। अगर मैं इसी बात को किससे करूं, इसके इक्वल लगकर ऐसे करूं, तो ए इनवर्स यहां भी मल्टीप्लाई होगा, पर अब कब हो रहा है, राइट साइड में हो रहा है ना, हाँ जी, तो ये जो पार्ट होगा ये क्या बन जाएगा, ए इनवर्स बन जाएगा, और ये क्या बन गया, आई। तो ये जो प्रोसेस अगर मैं इस तरीके से लगाऊंगा, ठीक है, तो वो हाँ क्या जी, लगेगा, कॉलम ऑपरेशन के लिए, इसके लिए ओके, कॉलम फॉरम ऑपरेशन, ऑपरेशन, ठीक बेटा। अब हाँ जी, मैं पहले क्या कर रहा हूँ, एक मैंने मैट्रिक्स ली, क्या ली, 2 1 1 2, मैंने क्या कहा, फिक्स पैटर्न करने जा रहा हूँ, मैं क्या करने जा रहा हूँ, फिक्स पैटर्न, यहाँ पर ए लिख देंगे, लिख सकते हैं ऐसे,
ये हमारे पास आइडेंटिटी। ओके, हाँ जी। क्या है आइडेंटिटी। मैंने फिर से एक बात बतानी है कि मैं क्या बता रहा था आपको, एक फिक्स पैटर्न के बारे में बात कर रहा हूँ। किसके बारे में? एक फिक्स पैटर्न के बारे में। तो फिक्स पैटर्न में क्या है, 4 स्टेप्स हैं। कितने स्टेप है? ओके। 4 स्टेप। पहला स्टेप क्या है बेटा, ये जो हमारे पास 2 है, क्या है ये? 2 है। अब आपने एक चीज सीखी कि सर आपने ना यहाँ पर ए को ना कन्वर्ट करके क्या बना दिया था, आई बना दिया था। क्या किया था हाँ जी। कन्वर्ट करके? आई। तो बेटा बस मुझे यही प्रोसेस को ध्यान रखना है कि मुझे इस ए को ना क्या बनाना है, आई बनाना है। ए को क्या बनाना है? आई। आई। अगर ए को आई बनाते हैं तो आई का पहला नेचर क्या होता है, पहला एलिमेंट क्या होता है? 1 होता है ना। 1। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा है? 2। हाँ जी। तो मैं पहले स्टेप में क्या लिखूंगा? R1। ध्यान दीजिएगा, इसे ऐसे ही लिखना है, R1 टेंस टू 1/2 R1। यानी जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो पहला ऑपरेशन क्या होगा? अप्लाइंग R1 टेंस टू 1/2 R1। अब ये 1/2 ही लिखा सब, ऐसा थोड़ी ना है। बाकी क्वेश्चनों में क्या हो सकता है, कुछ और भी लिखा जा सकता है। तो यस बेटा ध्यान रखना है, ऑपरेशन सेम रखना है। जो यहाँ पर लिखा होगा, क्या जो भी वहां लिखा होगा सिर्फ उससे ही डिवाइड करोगे। अगर वहां 5 लिखा होता तो मैं क्या लिखता? R1 टेंस टू 1/5 R1। ठीक। हाँ जी। अगर वहां 7 लिखा होता तो क्या करता मैं? R1 टेंस टू 1/7 R। वेरी गुड, शाबाश। अगर आप ऐसा करती हैं तो क्या होगा बेटा, ये 1 हो जाएगा। अब मैंने अप्लाई जो किया ऑपरेशन, वो किस में अप्लाई किया है? फर्स्ट रो में। पहली रो में। तो कहने का मतलब अगर मैं पहली रो में ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ तो जो दूसरी रो होगी वो क्या होगी? सेम होगी ना। हाँ जी। और ऑपरेशन एक साइड तो होगा नहीं, ऑपरेशन होगा तो सब में होगा। तो पहला जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो ये 1 हो गया। अब इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा? 1/2। इसे करूंगा तो 1/2 और इसे करूंगा 0। इतनी बात समझ में आ गई? पहला ऑपरेशन क्लियर हुआ। हाँ और जी। पहला ऑपरेशन हमेशा ऐसे ही लिखा जाएगा, सिर्फ जो वैल्यू होगी उसी से डिवाइड करना। मैंने एक बात और बताई कि जो मैं तरीका करवा रहा हूँ वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, पर इस कैलकुलेटिव तरीके से हर क्वेश्चन किए जा सकते हैं, चाहे वो बुक का हो या बुक से बाहर चला जाए, वो कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो। अगर आप इस पैटर्न, इस मैथोलॉजी को यूज कर रहे हैं तो 100% 4 स्टेप में सॉल्व होगा ही होगा। पर इसके अलावा ऐसा भी प्रोसेस है, ऐसा भी मेथड है जिसमें हम 4 स्टेप की जगह 2 स्टेप में भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पर वो मैं अभी नहीं सिखा रहा हूँ, वो सिखाऊंगा जब ये कंसेप्ट मैं क्लियर करवा दूंगा, मैं मैथोलॉजी सिखा दूंगा तब। ठीक है। और हो सकता है आपके स्कूल में आपके टीचर वो डायरेक्ट करवा दे, तो उससे कोई मतलब नहीं है, पहले इस मेथड को सीख लेना। क्योंकि इससे मैंने क्या बोला कि मुझे केवल एनसीईआरटी नहीं करनी, एनसीईआरटी से बाहर भी कोई क्वेश्चन आए तो मुझे मैथोलॉजी पता होनी चाहिए कि मैं उससे बाहर भी क्वेश्चन कर सकूं। ठीक है। हाँ जी। अब आगे बढ़े। अब अगला स्टेप ध्यान दीजिएगा, स्टेप बदलने भी नहीं है, ये स्टेप फर्स्ट लिख दे रहा हूं, आप कंफ्यूज ना हो। स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप सेकंड की बात करते हैं। स्टेप सेकंड में आप हमेशा इसको टारगेट करेंगे। पहला टारगेट किसका हुआ? इसको टारगेट किया। दूसरे में किसको टारगेट करोगे? इस वाले को। और तीसरे में इसको। ध्यान रखना, स्टेप आगे पीछे नहीं होना चाहिए। पहला स्टेप R11 के लिए काम कर, सॉरी A11 के लिए काम करोगी। दूसरे स्टेप में किसको करोगी? 2-1 के लिए काम करोगी। तीसरे स्टेप 2-2 के लिए, फिर 2-1। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ जी। अब अप्लाइंग करेंगे, हम क्या करेंगे? अप्लाइंग। क्या अप्लाई करेंगे? इस R2 को। ध्यान रखना, जब हम क्या करते हैं, 1 बनाते हैं, क्या बनाते हैं? 1 बनाते हैं। तो 1 बनाते समय मुझे इस बात का ध्यान रखना होता है कि वहां डिवाइड और मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी का यूज होता है। किसका यूज होता है? डिवाइड और मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई।
पर खासकर जब हम जीरो बनाने जाते हैं, क्या बनाने जाते हैं, जीरो, तो वहां एडिशन और सब्ट्रैक्शन का यूज होता है। किसका यूज होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, एज पर माय पैटर्न, मेरे पैटर्न के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। अब मैंने कहा अप्लाइंग, तो मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ, इसके लिए काम कर रहा हूँ। ये कौन सी रो है, R2, और मुझे इसे बनाना क्या है, इसे क्या बनाना है, जीरो बनाना है। तो मैं क्या लिखूंगा, R2, जिसको आप यहां लिख रहे हो सेम यहां पर लिखोगे, R2 टेंस टू R2 माइनस R, क्या लिखोगे, R1। ये समझ में आया बेटा? पर जरूरी थोड़ी ना है कि सर यहाँ पर 1 ही होगा। मान लो अगर यहाँ 5 हुआ तो क्या करोगे आप, -5 कर देंगे। हाँ, -5R1, क्या करोगे, -5R1। अभी यहाँ पर 1 है, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, 1R1, यानी हमेशा प्रॉपर्टी ऐसे ही लगेगी, R2 टेंस टू R2 माइनस 1R1 है, वहां कुछ भी होगा वो नंबर बदल जाएगा। पर अगर मान लो यहाँ पर क्या लिखा होता, -2 लिखा होता, तो मैं क्या लिखता, +2 लिखता, क्या करता, +2, तभी ना वो जीरो होगा। अब सर एक बात ना कंफ्यूज कर रही है, और वो बात क्या है कि सर आपने कहा कि ये प्रॉपर्टी ऐसे काम कर रही है, ठीक है, पर आपने R1 यहाँ क्यों लिखा, बताओ R1 क्यों लिखा? क्योंकि अगर डायरेक्ट माइनस करेंगे तो जो Exactly. 2 है वो भी अरे 0 हम, हो जाएगा। हाँ, हम किस में काम कर रहे हैं, मैट्रिक्स में काम कर रहे हैं। मैट्रिक्स क्या है, पैटर्न है। अगर वो पैटर्न है तो वो ऑपरेशन भी पैटर्न के अकॉर्डिंग करेगा। अगर इफेक्ट डाल रहे हो किसी एक एलिमेंट में, तो एक एलिमेंट पे तो इफेक्ट डलेगा नहीं, उस पूरे पैटर्न के एलिमेंट्स पे इफेक्ट पड़ेगा। पर यहाँ पर इफेक्ट किससे पड़ेगा, पर्टिकुलर नंबर से कभी इफेक्ट नहीं पड़ सकता, पर्टिकुलर रो से या पर्टिकुलर कॉलम से इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। इसलिए हमने क्या लिखा, 1R1 लिखा। डायरेक्ट हम कभी 1 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। आगे बात समझ में? अब एक और बात कि सर R1 ही क्यों लिया, तो कह रही तो छोटा क्वेश्चन है, R1 ही रहेगा, R2 के लिए R1 का यूज होगा, ठीक है। पर अगर 3 वाले क्वेश्चन होंगे तो क्यों करेंगे, तो जिसको हम ना पहले 1 बनाते हैं, किसको, जिसको हम 1 बनाते हैं, उस रो को ही यहाँ पर लिखा जाता है, ये ध्यान रखना। अगर 3/3 पे आएगा तो दिक्कत आएगी वहां पर। तो जिस रो का आप पहले 1 बनाकर आए हो ना, उस रो की ही हेल्प से आपको क्या बनाना है, 0 बनाना है। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? हो गई। चलो अब अप्लाई करते हैं। अब आपने किस में अप्लाई किया हुआ है, R2 में अप्लाई किया हुआ है, तो R1 क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो 1, 1/2, 1/2, 0। अगर आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे बेटा तो ये 0 हो गया। अब इसमें सब्ट्रैक्ट किया तो बाकियों में भी तो इफेक्ट होगा। देखो इस प्रॉपर्टी का हर एक एलिमेंट पे अप्लाई करना है। जैसे किया क्या, 1 - 1 1 तो 0 आ गया। अब इस वाले एलिमेंट के लिए काम कर रही हो तो 1 - 1 × 1/2 तो कितना आ गया, -½ क्या क्या होगा, -½ अब तीसरे वाले इस एलिमेंट के लिए काम करोगी तो 0 - का हाफ कैसे आएगा, हाफ ही तो आएगा। क्या बेटा, -1/2 कैसे आएगा, हाफ 1/2 आएगा ना। प्लस आएगा 1/2, हाफ आ गया, ठीक। अगर यहाँ पर करोगी तो 0 1 - 1 × 1/7, ये माइनस का 1/2 आएगा, ठीक। ऐसे इस एलिमेंट के लिए काम करोगी तो 1 - 1 × 0 कितना आया, 1 आया। समझ में आई बात या नहीं? ये इरेज कर दूं ये पार्ट। यस। ये हो गया स्टेप नंबर 2। स्टेप 3, मैंने कहा अभी कुछ क्वेश्चन कराने के बाद आपको डायरेक्ट वाला सिखाऊंगा। ये 3rd स्टेप में किसको टारगेट करना है, इस वाले को करना है। ध्यान दो, पहले में किसको किया, इसको किया, दूसरे में किसको किया,
इसको टारगेट किया, तीसरे में किसको टारगेट किया, इसको टारगेट किया। ठीक, मैं जानबूझ के मार्क करके रखूंगा जिससे ध्यान रहेगा, ये टारगेट रहेगा। ये कौन सी रो है, R2 है ना। अभी ये बताओ मुझे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के हिसाब से इस प्लेस पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मैंने सिखाया कि जब 1 की बात होती है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड यूज करेंगे। अगर इसे 1/2 बनाना है, सॉरी 1/2 को 1 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से, 2 से करूंगा ना। अब अगर आप ऐसा करते हो तो क्या होगा बेटा जी, किसमें इफेक्ट डाला है आपने, 2 में ना, तो 1 तो एज इट इज होगा, ये 0 हो गया, अब ये 1 हो गया। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, -1, और ये क्या होगा 2। ठीक है, तीसरे स्टेप में कोई दिक्कत नहीं। अब चौथा स्टेप कौन सा होगा, नेक्स्ट वाला, ये होगा टारगेट। स्टेप 4 क्या बनाना है इसको भाई, 0 बनाना है। 0 के लिए क्या सिखाया था, कौन सी रो है ये, R1 है, R1 -1/2 R2। आपने जिसको 1 बनाया है उसकी हेल्प से इसको 0 बनाना है। ठीक है, आगे बात समझ में या अभी कंफ्यूजन है बेटा, समझ में आ गया। आ गई। और जरूरी नहीं है कि एक बार में आ जाए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सीखने में 3-4 क्लास लग जाती है, तो परेशान मत होना। R1 में इफेक्ट डाल रहे हैं, R2 एज इट इज। अब ये तो इफेक्ट डलेगा नहीं, ये 0 हो गया। अब इसमें करते हैं यहाँ से, तो 1/2 -1/2 इंटू -1, ये कट गया, ये कितना हो गया, 1 हो गया, यहाँ 1 आएगा। इस वाले प्लेस पे काम करूंगा तो क्या होगा, 0 -1/2 इंटू क्या है इसके लिए 2, तो कितना आ गया, -1। ये बात समझ में आ गई, पक्का समझ में आ गई। अब आपको बता दूं, जो A के साथ है, अगर ये आइडेंटिटी बन जाता है तो इसके साथ वाला क्या होगा, इनवर्स हो जाएगा। यानी इसका इनवर्स क्या है, 1 -1 -1 2। ये आपका आंसर है। आगे बात समझ में, प्रोसेस समझ में आया। अब यही प्रोसेस क्यों बनाया गया, इसके पीछे भी लॉजिक है, पर मैं इसे इस सब चीजों को बताऊंगा बाद में। मैं चाहता हूं कि आप मुझे एक क्वेश्चन जल्दी से खुद ट्राई करके सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। ओके। चलिए, फिर मैं इसके कुछ फंडामेंटल है, जो डायरेक्ट फंडामेंटल है वो समझाऊंगा, और फिर प्रोसेस के बारे में समझाऊंगा। ये आपका क्वेश्चन है, फटाफट करिए, मुझे भेजिए। इनवर्स की, इनवर्स, तो इनवर्स पे भी ना 2 कंडीशन इम्पोजेबल है। हमने तो सिखाया एक प्रोसेस, जिस प्रोसेस में आपने क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, पर ये भी तो हो सकता था कि कोई क्वेश्चन ऐसा भी हो जिसका इनवर्स ना निकले, हो सकता था ना, है ना? तो जब भी हम इस प्रोसेस को यूज करने जाते हैं तो उससे पहले हम क्या चेक करते हैं, मेरे पास मान लो कोई एक मैट्रिक, मैं इसको ABCD लिख रहा हूँ, A B C और D। अगर A इंटू B माइनस B इंटू C इसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल, इसके इक्वल हो जाए 0 के इक्वल, तो वहां पर इनवर्स इनवैलिड हो जाएगा, यानी इनवर्स नहीं निकलेगा। और अगर AD माइनस BC डज नॉट इक्वल होगा तो वहां पर इनवर्स क्या होगा, पॉसिबल होगा। आई बात समझ में या नहीं आई? यानी जब मैं क्वेश्चंस करूंगा, ठीक है,
तो मैं करने से पहले क्या चेक करूंगा, चेक क्या करूंगा कि कहाँ पर इन्वर्स हो रहा है और कहाँ पर नहीं हो रहा। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा हो कि मुझे इन्वर्स निकालना हो, तो मैं पहले क्या करूंगा, चेक करूंगा कि इन्वर्स ये कंडीशन है या वाली कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है या सेकंड कंडीशन है। अगर फर्स्ट कंडीशन आती है नहीं और उसकी वैल्यू 0 आती है तो इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। अगर डज नॉट इक्वल टू 0 आता है तो वहां क्या होगा, इन्वर्स फिजिबल होगा। ये बात समझ में आ गई। अब ऐसा मैंने क्यों कहा, इसको हम पढ़ाएंगे किस, जब हम कराएंगे क्या नाम है, डिटरमिनेट कराएंगे तब बताएंगे। ठीक है, ऐसा क्यों किया मैंने, इसके पीछे क्या लॉजिक है। फिलहाल समझ में आ गया कि मुझे क्वेश्चन को देखते समय किन बातों का ध्यान रखना है। अब मुझे लग रहा है कि आप अच्छा ग्रैब कर रही हो, इसलिए बुक नजर आ रही है बेटा आपको? गुड। अब मैं आपको यहाँ कुछ समझाने जा रहा हूँ। हमारे पास इनवर्स निकालने के लिए इतने सारे क्वेश्चन है, ठीक है। अब इन क्वेश्चनों में से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 14 तक ये 2x2 मैट्रिक्स का है, हाँ या ना? इसमें ना सबको इनवर्स सबका क्या निकालना है, हमें इनवर्स निकालना है। क्या करना है, सबका इनवर्स निकालना है। पर इनमें से ऐसे 2 क्वेश्चन है जिसका इनवर्स नहीं निकल सकता। आपके सामने स्क्रीन है, अब बताओ मुझे इनमें से ऐसा कौन से 2 क्वेश्चन है जिसके इनवर्स नहीं निकल सकते। 12 का नहीं निकलेगा। ओके, और 14। क्वेश्चन नंबर 14 का नहीं। वेरी गुड। ये 2 क्वेश्चन है जिनके इनवर्स नहीं निकल सकते। क्यों नहीं निकल सकते? क्योंकि दिखाई दे रहा होगा 6 - 6 तो कितना हो गया, 0। यहाँ से सेम 4 - 4 0। बाकी में आप देख सकती हैं कि बाकी क्वेश्चनों में क्या है, बाकी क्वेश्चन में 0 नहीं हो रहा है, देखो, है ना? तो 6 और 12 और 14 क्वेश्चन है जिसमें इनवर्स डायरेक्ट नहीं निकलेगा, क्या नहीं निकलेगा। तो आप इन दोनों को इनवैलिड बता देंगे, यानी आपको डायरेक्ट बता देंगे। अब ये बताओ 1 to 14 क्वेश्चन, इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आप ट्राई करवाना चाहें तो करवा सकती हैं। बताइए, कोई क्वेश्चन ट्राई करवाऊं या खुद करेंगी? कर लूंगी। खुद ट्राई करोगी? हाँ जी। तो थर्ड फेज समझाऊं, 3 वाले? गुड। स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ जी। जो मैंने करवाया वो दिख रहा है? यस। गुड। अब मैं ना, आपके पास 3 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17। इन तीनों का जो मैथोलॉजी है वो 3x3 है। अब यहाँ पूरा ध्यान कंसंट्रेट कर लेना। एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। और ध्यान दिलाना, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ऐसा हमने किया। एक क्वेश्चन ले रहे हैं वाला 3x3 मैट्रिक्स का, ठीक है? अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, रूल के हिसाब से आइडेंटिटी और ओके, हाँ या ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे क्या करना है, मैं क्वेश्चन में आप ध्यान रखना कि फर्स्ट वाले को क्या बनाना है, 1 बनाना है। R1 टेंस टू R1 माइनस R1 किससे डिवाइड होगा, 2 से? यस और नो?
बोलो बेटा। Yes. ये 1 हो गया, ये माइनस का 3/2 हो गया, ये 3/2 हो गया, और ये 1/2 हो गया, ये 0 0, और फाइनली 2 2 और ये 3 3 माइनस 2 2 0 1 0 0 0 1। इज इट ओके और नॉट? हाँ जी। अब मुझे इसको क्या बनाना है? 0। ये कौन सी रो है? ध्यान रखना, Second. एक साथ दो ऑपरेशन लगाने हैं यहाँ पर। इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है। तो ये वाला कौन सा रो है बेटा? सेकंड रो। Second. R2 minus 2R1 and R3 turns to R3 minus 3R1। मैंने क्या बताया? आप जिसको 1 बनाते हो ना, उसी की हेल्प से बाकी दो को क्या करना है? 0 बनाना है। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई। आ गई। तो ये स्टेप फर्स्ट था, ये स्टेप सेकंड। अगर मैं इसमें अप्लाई करता हूँ तो एक लॉजिकल चीज है, मैं आपको भी शॉर्टकट तरीका सिखा नहीं रहा हूँ, ठीक है? अगली क्लास में इसके शॉर्टकट सिखाऊंगा, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन का टाइम टोटल बच जाएगा, ठीक है? Okay. यानी कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाएगी। कैसे होगी वो बाद में बात करेंगे। फिलहाल अप्लाई R2 R3 पे अप्लाई किया है, R1 को क्या करोगे आप? सेम लिखोगी, हाँ जी। ठीक? अब इसमें क्या होगा? इससे आप 0 बनाना चाहते हो और इसको 0 बनाना चाहते हो, तो हम मेहनत क्यों करें? 0 ही तो बनाता है, इसीलिए तो फॉर्मूला तैयार किया तुमने, है ना? ये फॉर्मेट इसीलिए तो तैयार किया कि दोनों 0 बन जाए। अब पहले इसके बारे में बात करते हैं। अब इसमें अगला टर्म कौन है? ये है 2, हाँ जी। तो 2 माइनस 2। इसके लिए R1 कौन है बेटा? ये R1 है। हाँ जी। अगर इसे सॉल्व करोगे, 2 से 2 कट गया, 2 + 3 कितना हो गया? 5 हो गया। 5. हाँ या ना? हाँ जी। अगली वैल्यू करते हैं। इसके लिए काम करते हैं, कौन है? 3 माइनस 2। R1 कौन है? 3/2। कितना होगा बेटा? 0। 0. ठीक। हाँ जी। आपको अगले इस वाले के लिए काम करना है, तो 0 माइनस 2 इंटू R1 कितना आया? -1। -1. ठीक है, यस और नो? मैं फिर से बता रहा हूं, मैं शॉर्टकट अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी मैं डायरेक्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं। अगली क्लास में इसी को शॉर्टकट तरीके से सिखाऊंगा, जिसमें आपकी 80% कैलकुलेशन खत्म हो जाएगी। मतलब आपको 80% कैलकुलेशन करनी ही नहीं होगी। Okay. पर डायरेक्ट नहीं सिखाना मुझे, क्योंकि दिक्कत आएगी बाद में। आपको पैटर्न पता होना चाहिए। यहाँ 1 है, -2 इंटू 0 कितना हो गया? 1। 1. इसके लिए अगर हम काम करेंगे तो क्या होगा? ये 0 माइनस 2 इंटू 0 कितना हो गया? 0। यस और नो? यहाँ तक क्लियर है? अब सेम R3 पे आते हैं। R3 का पहला वाला कर लिया हमने, अब इसकी बारे में बात करते हैं। तो -2 -3 इंटू, इसके लिए R1 कौन है? -3/2। -2 प्लस 9/2 कितना हो गया? -4 प्लस 9/2 यानी 5/2। अगली वैल्यू निकालो, कैसे करोगी? अगली वैल्यू होगी 0 माइनस 3 इंटू, सॉरी कहाँ पहुंच गया, ये था 2 माइनस 3। इसके लिए R1 कौन है? 3/2। तो कितना हो गया? 4 माइनस 9/2 कितना हो गया? -5/2। यहाँ से क्या आएगा? मैंने कहाँ लिख दी वैल्यू? सॉरी 5/2 यहाँ थी ना, ये माइनस की 5/2 वैल्यू इधर कर रहा हूँ, इधर लिख दिया। चलो ठीक है, करेक्ट हो गया। अभी आगे बढ़े, अगली वैल्यू इसके लिए काम करते हैं। तो 0 माइनस 3 इंटू, इसके लिए R1 कौन है? 1/2। तो वैल्यू क्या होगी? -3/2। ठीक। और 0 माइनस 3 इंटू 0 तो क्या होगा? 0। और अगला 1 आ जाएगा, आप सॉल्व करोगे तो मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अब बेटा आपको क्या करना है? अगला स्टेप क्या होगा? पहले स्टेप में इसको 1 बनाया,
अगले स्टेप पे इन दोनों को 0 बनाना। नेक्स्ट स्टेप होगा, इसको आपको क्या करना है, 1 बनाना है। क्या करना है, इसको 1 बनाना है। 1 कैसे बनाओगी, R2 टेंस टू 1/5 R2। इज इट ओके और नॉट? हाँ जी। मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ओके। ठीक, हाँ जी। 0 0, यहाँ से अगर मैं करूँगा 1 0 माइनस 1/5 1/5 0 0 5/2 माइनस 5/2 माइनस का 3/2 0 1। इतनी बात क्लियर हो गई या नहीं हुई? ओके। हो गई। अच्छा, अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप होगा इसको और इसको 0 बनाना है। R1 टेंस टू R1 प्लस, वो माइनस है ना बेटा, इसलिए प्लस करा, 3/2 R2। किसको 1 बनाया है? इसको 1 बनाया ना, तो इसकी हेल्प से 0 बनाना है। अब R3 टेंस टू R3 माइनस 5/2 R2। ये ऑपरेशन समझ में आया नहीं आया? आ गया। आ गया। अब जब आप इसको मॉडिफाई कर लेंगे ना बेटा, इसको मॉडिफाई कर लोगे तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसको 1 बनाना है और इसकी हेल्प से इसको और इसको 0 बनाना है। ट्राई कर लोगी? यस और नो? एक बार दोबारा समझते हैं, दोबारा समझते हैं। ये हमारे पास मैट्रिक्स है, मान लो कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, ये कुछ ऐसी जो भी मैट्रिक्स है, मैं एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूँ। हमारा पहला टारगेट होता है क्या, इसे 1 बनाना, फिर इसकी हेल्प से इन दोनों को 0 बनाना, स्टेप गड़बड़ मत करना। फिर इसको 1 बनाना, इसकी हेल्प से इसको और इसको 0 बनाना, फिर इसे 1 बनाना और इसकी हेल्प से इन दोनों को 0 बनाना। यह है टारगेट, ठीक है। यानी पहले 1 बनाओ, फिर इन दोनों को 0 बनाओ, फिर 1 बनाओ, इसके ऊपर नीचे वाले को 0 बनाओ, फिर 1 बनाओ, इन दोनों को 0 बनाओ। स्टेप ब्रेक नहीं होना चाहिए और आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कर पाए तो ठीक है। अगली क्लास में ये ऐसा क्यों कर रहे थे हम, क्या लॉजिक है और इसमें कैलकुलेशन से कैसे बचा जाए, इसकी ट्रिक नेक्स्ट क्लास में मैं क्लियर करूंगा। आज के लिए इतना काफी है, ठीक बेटा? हाँ जी। आगे बात समझ में, और मैं देखना चाहूंगा इसका आंसर क्या है। और लास्ट क्लास की शायद वीडियो भेजी नहीं थी ना आपको? नहीं।